हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग पीआईडी प्रॉपर्टीज पढ़े थे और पीआईडी प्रॉपर्टीज में हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट तथा जेड इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। तो शिल्डिंग इफेक्ट को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे स्लेटर ने सिद्ध किया था। स्लेटर ने n को उसके लिए 0.35, n-1 के लिए 0.285 और n-2, n-3 एक्सेट्रा के लिए 1। ये किसके लिए था? एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए। डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था? n के लिए 0.35, n-1, n-2, n-3 सबके लिए कितना वैल्यू बताए थे? 1। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन भी किए थे, हम आपको क्वेश्चन बताए भी थे और आपको क्वेश्चन दिए भी थे करने को। तो आप लोग क्वेश्चन किया करें ना, आप क्वेश्चन जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने बेस्ट होएगा। देखना, तो अब हम लोग पीआईडी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले परमाणु गुण में किसको पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस को। किसको पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं? सैद्धांतिक रूप से जो परमाणु त्रिज्या होता है वो उस परमाणु के नाभिक से वायतम कोश की दूरी के बराबर होता है। क्योंकि परमाणु की जो सतह होती है वो निश्चित नहीं होती और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डुअल नेचर वाले होते हैं। डुअल नेचर का मतलब क्या है? कण आउट तरंग, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति की गणना करना भी संभव नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति की गणना करना संभव नहीं होता तो उस स्थिति में हम लोग एटॉमिक रेडियस की भी गणना नहीं कर सकते। तो एटॉमिक रेडियस की गणना किसके लिए की जाती है? एटॉमिक रेडियस की गणना, परमाणु त्रिज्या की गणना परमाणु में उपस्थित बंध के आधार पर की जाती है। और इस आधार पर एटॉमिक रेडियस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस सहसंयोजक त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियस बोले तो सहसंयोजक त्रिज्या। अब ये सहसंयोजक त्रिज्या है क्या? जो सहसंयोजक त्रिज्या है ये किसके लिए होता है? नॉन मेटल के लिए। सामान्यतः किसके लिए होता है? नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल जैसे एग्जांपल एक लिए ए और ए, समान प्रकार के परमाणु हो और ये परमाणु दोनों कौन से हो? नॉन मेटल हो और इनके बीच तब कौन सा बॉन्ड होएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब नॉन मेटल बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उसके लिए हम लोग किसकी गणना करते हैं? कोवेलेंट रेडियस की। तो कोवेलेंट रेडियस को सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं। अब सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या की गणना की जाती है वो ऐसे नॉन मेटल के मध्य गणना की जाती है जिनके मध्य कितना बॉन्ड उपस्थित हो? केवल एकल बंध। अब जैसे ये दो नॉन मेटल लिए हुए हैं, दो नॉन मेटल, ये इनके बीच की दूरी की, इनके बीच की अंतरनाभिकीय दूरी है ना, अंतरनाभिकीय दूरी है। DAA क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और RA मतलब ए क्या है? परमाणु त्रिज्या। ए क्या है? RA मतलब एक ही परमाणु त्रिज्या। जो अंतरनाभिकीय दूरी होता है ए और ए के बीच में वो कितना होता है? आधा। DAA अपान 2 आधा ना। तो देखें, आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा, एटॉमिक रेडियस की भी थ्योरी लिख लीजिएगा, कोवेलेंट रेडियस की भी जो हम थ्योरी बताएं भी लिख लीजिएगा। क्यों इसको सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस कहते हैं ना। एक तो एग्जांपल देखें, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस कैन बी मेजर्ड। तो जो एकल बंध सहसंयोजक त्रिज्या होता है वो किसमें मापा जा सकता है? ये ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। अब बताएं, ये क्या? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब कुछ लोग तो भाई हवा में होंगे, उनको लग रहा होगा कि हाँ अरे तो आसान था, आसान है। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा। तो जिनको नहीं समझ में आया होगा, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ये सिंगल जबरदस्ती यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना बनाए हैं। कार्बन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। इनको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इनको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन जो पूछा था मापा जा सकता है सिंगल बॉन्डेड, बताया किसमें सिंगल बॉन्डेड? सिंगल बॉन्ड किसमें है? क्लोरीन में। तो ये ऑप्शन करेक्ट ना। तो देखें, जो ये सहसंयोजक त्रिज्या की गणना की गई है अभी तक, वो कहाँ की गई? समान प्रकार के अधातुओं के मध्य जब सहसंयोजक बंध उपस्थित हो तब। एक तो थे वैज्ञानिक, उनका नाम था स्टीवेंसन शुमेकर। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था स्टीवेंसन शुमेकर ने। कब दिया था? व्हेन, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो डिफरेंट एटम। अब डिफरेंट एटम होने कौन से? नॉन मेटल ना। अभी तक जो गणना किया गया था वो किसके लिए किया गया था? समान प्रकार के अधातुओं के मध्य। ये बताएं, ये भी अधातु, ये भी अधातु, क्या ये दोनों समान? ये दोनों क्या है? असमान। तो इनके लिए बॉन्ड लेंथ की गणना जो किया जाता है, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा ENA।
डेल्टा ई एन क्या है, एक्स है एक्स बी। अब कोई कंपाउंड एस सी एल है तो एस सी एल के स्थान पे अभी ए और बी के स्थान पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे एच लेंगे, यहाँ पे सी एल ले लेंगे। अब ये डेल्टा ई एन है क्या, ए व बी के ई एन के अंतर, मतलब ए और बी का जो डेल्टा ई एन का अंतर होएगा ना, अंतर, वही वैल्यू यहाँ पे रखना है ना। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। और आर ए क्या होएगा, आर ए क्या होएगा, इक्वल टू डी ए अपॉन 2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसके मध्य, ए के मध्य, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसके मध्य, बी और बी के मध्य। कितना होते हैं, आधा होते हैं ना। और रेडियस निकालने के लिए जो फार्मूला था वो आर ए बी इक्वल टू डी ए बी अपॉन 2। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में आपसे पूछा, कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड में जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ वो 4 एंगस्ट्रॉम है। और आपसे क्वेश्चन में अगली बात बोला कि क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के बॉन्ड लेंथ की गणना करें। तो बॉन्ड लेंथ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एच सी एल, यस सी एल ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 आर ए डी ए बी बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा 4/2 प्लस 20/2 माइनस 0.09 डेल्टा ई एन किसमें, एंगस्ट्रॉम। तो डी एच सी एल इक्वल टू 2 + 10 कटेंगे नहीं, माइनस 0.09 और डेल्टा ई एन। अब आए डेल्टा ई एन की बात करें, अभी देखिए डेल्टा ई एन आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि डेल्टा ई एन जो है ना वो विद्युत ऋणात्मकता में पड़ेगी, चौथा वाला केस जो है। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं, आप जानते रहें, बाकी जब वहाँ पे आएंगे हम लोग तो वहाँ पे तो विस्तार में डिटेल्स में देखेंगे। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना 3 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.1। अब बताएं इन दोनों के बीच का अंतर कितना होएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होएगा 0.9। तो डी एच सी एल इक्वल टू 12 माइनस 981, तो 10 और 12 माइनस 981 0.081, 3 अंक पे दशमलव लग जाएंगे। डी एच सी एल इक्वल्स टू 11.919, ये क्या आ गया, किसका, बॉन्ड लेंथ का ना। अगर आपसे त्रिज्या पूछा होता, त्रिज्या डी एस सी एल की त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या क्या हो जाता, आर ए माइनस बी इक्वल टू डी ए बी अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं हम लोग, डी एस सी एल का वैल्यू 11.919 अपॉन 2, आंसर त्रिज्या आ जाता ना। तो ये था। तो अगला देखिए मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस मतलब धात्विक त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या की गणना कहाँ की जाती है, धात्विक बॉन्ड में। मेटेलिक बॉन्ड का निर्माण कहाँ होता है, मेटल और मेटल के मध्य जब बॉन्ड बनता है तो उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, और उसी में हम लोग धात्विक त्रिज्या की गणना करते हैं। जैसे नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट रेडियस ज्ञात करते हैं। ऐसे मेटल के बीच में बॉन्ड पाया जाएगा तो वहाँ हम लोग किसकी गणना करेंगे, मेटेलिक रेडियस की। तो मेटेलिक रेडियस है क्या, किसी धात्विक कक्षक में धातु परमाणुओं के मध्य के नाभिकीय दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस। तो ये मेटेलिक रेडियस के लिए ये डिस्टेंस, ये मेटल, ये डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये फार्मूला आर मेटल इक्वल टू डी एम एम अपॉन 2 ना। अगला है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अगला है वान डेर वाल रेडियस। थ्योरी याद रखिएगा जो भी थ्योरी लिखवाए हैं ना। अगला हेडिंग है वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल त्रिज्या है क्या, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है, भी हम आपको बताए हैं। तो वान डेर वाल बॉन्ड जो होता है ना वो डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन, ऐसे करके कई टाइप के होते हैं वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल बॉन्ड ना। अब जो वान डेर वाल बॉन्ड होते हैं ना वो बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड, अभी वहां पर हम लोग पढ़ेंगे ना। तो अब देखिए ये नॉन मेटल के लिए, वो गैसों के लिए। तो इन नॉन मेटल के लिए जो होता है, अब बताएं ये दोनों क्या है, नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बना है, यहाँ भी नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड ना वीक बॉन्ड होते हैं, और ये जो वीक बॉन्ड होते हैं यहाँ पे देखिए इसके शब्द का उपयोग किया गया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए, DA2A2
Da2A2 का अर्थ मतलब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक अणु हैं, ये दोनों एक अणु हैं, ये दोनों एक अणु, और अणुओं के मध्य कौन सा बांड बन रहा है? वान डर वाल बांड। इसके लिए वान डर वाल बांड Da2A2/2। अच्छा, जो वान डर वाल रेडियस होता है ना, वो कोवेलेंट रेडियस के 2 गुना होता है भाई। कोवेलेंट ये 1 ठो था तो कोवेलेंट की गणना करते थे, ये 2 ठो था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वान डर वाल इक्वल टू 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस। ये गैस के लिए है, क्योंकि कई प्रकार के हम लोग वहाँ पे बांड में जब केमिकल बाइंडिंग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में। वान डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, कोवेलेंट रेडियस ना। बस यहाँ पे था परमाणु त्रिज्या की गणना भाई इलेक्ट्रॉन के आधार पे कर नहीं सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो दैविक प्रकृति की होती है, उनकी निश्चित अवस्था ज्ञात करना संभव नहीं है, इसीलिए परमाणु त्रिज्या की गणना संभव नहीं होता। तो परमाणु त्रिज्या की गणना इन्हीं के आधार पर की जाती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे नहीं तो ना पढ़ते ना। अगला है आयनिक रेडियस। लास्ट ये जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस जैसे एग्जांपल लिए हम सोडियम, और यहां पे लिख दिए सोडियम प्लस, तो बताएं यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10। प्लस आया इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट कर दिया ना। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या 11। तो जो आयनिक रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब क्या कि जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा उसकी आयनिक रेडियस भी ज्यादा ना। तो हम आपको क्या बोलते हैं, इनसे रिलेटेड मेटेलिक रेडियस, वान डर वाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन करें। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी क्या होती है पीरियोडिक टेबल में? तो एटॉमिक रेडियस व्युत्क्रमानुपाती होता है जेड इफेक्ट के, और डायरेक्टली समानुपाती होता है सिग्मा के। सिग्मा मतलब शील्डिंग इफेक्ट के। इसका मतलब क्या है कि जेड इफेक्ट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा, और अगर सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिग्मा का वैल्यू 0.35 से, जबकि जेड इफेक्ट का वैल्यू 0.65 से बढ़ता है। अब बताएं जेड इफेक्ट का मान जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो बढ़ता है, तो बताएं एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। और टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों की जो जेड इफेक्ट का डिफरेंट होता है वो 0.90 का होता है। उसके बाद के जैसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इन सब का जो डिफरेंट होता है जेड डिफरेंट वो 0 होता है ना। जबकि सिग्मा का वैल्यू जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या, पहले देखें किसी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। अब जैसे ये देखें सेकंड पीरियड लिए हैं, बताएं लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, सिग्मा का वैल्यू क्या होएगा? सिग्मा का वैल्यू 0.35 से बढ़ेगा, जबकि जेड इफेक्ट 0.65 से बढ़ेगा। जेड इफेक्ट का मान वैल्यू बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होएगा? घटेगा। तो लिथियम का सबसे ज्यादा, उससे कम बेरिलियम का, उससे कम बोरान का, उससे कम कार्बन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम, सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका? फ्लोरीन का। और सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? नियान का। इन पीरियड मतलब किसी आवर्त में मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस जो होता है वो किसका होता है? इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, वेदांत। जबकि मिनिमम जो एटॉमिक रेडियस होता है किसी पीरियड में वो हेलोजन फैमिली का। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तब। अब डी ब्लॉक में देखें, डी ब्लॉक में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक देखें। अब हो क्या रहा है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो जेड इफेक्ट का वैल्यू होता है वो सिग्मा से ज्यादा होता है। इसका मतलब जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। अब जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो यहां से यहां तक जो एटॉमिक रेडियस होएगा वो क्या होएगा? घटेगा। अब देखें आयरन, कोबाल्ट और निकिल का जो जेड डिफरेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। जेड इफेक्ट और सिग्मा का वैल्यू क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। बराबर होंगे तो बताएं सिग्मा का वैल्यू अगर तीनों में बराबर है मतलब शील्डिंग इफेक्ट का, तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। अगर सिग्मा का वैल्यू बराबर है तो एटॉमिक रेडियस भी बराबर होंगे। तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? बराबर। अब यहाँ पे कॉपर और जिंक के केस में देखें, कॉपर और जिंक के केस में क्या होता है? जेड इफेक्ट का वैल्यू क्या होता है? घटता है। अब बताएं जब जेड इफेक्ट का वैल्यू घटेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिंक का जो जेड एटॉमिक रेडियस होता है वो कॉपर ज्यादा होता है, और कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो निकल ज्यादा होता है। या फिर ऐसे देख लें शील्डिंग इफेक्ट का मान जेड इफेक्ट से ज्यादा होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट का मान अगर जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ना। तो ये पीरियड की बात हुआ। किसकी बात हुआ? पीरियड, ग्रुप, आवर्त का। अब आ जाए ग्रुप में। तो ग्रुप के लिए क्या है? एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। कोषों की संख्या बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब कोषों की संख्या, जैसे लिथियम क्या
2s सोडियम क्या, 3s पोटेशियम क्या, 4s, 5s, यहाँ पे सीजियम है, सीजियम क्या है 6s, और सीजियम के नीचे क्या है फ्रांसियम। अब बताए सीजियम कौन से आवर्त का है, 6वें आवर्त का, फ्रांसियम कौन से आवर्त का, 7वें आवर्त का। तो जो सीजियम का परमाणु त्रिज्या होता है वो फ्रांसियम से या तो बराबर होएगा या तो ज्यादा होएगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे पीरियाडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है वो किसका होता है, सीजियम का ना। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार इसमें देखें, इसका क्या 2p, इसका क्या 3p, इसका क्या 4p, इसका क्या 5p, इसका क्या 6p। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। अब देखें थर्ड ए में, ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ए, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो अब यहां पे देखिए बोरान ज्यादा किसका, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ज्यादा गैलियम का, गैलियम ज्यादा इंडियम, इंडियम ज्यादा किसका, थैलियम का। तो ये क्या, ये गलत है, गलत है। गलत क्यों है ये देखें, यहां पे देखें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान से ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका, एल्यूमिनियम का। परंतु यहां पे एल्यूमिनियम का परमाणु त्रिज्या गैलियम से या तो ज्यादा हो जाता है और या तो फिर बराबर हो जाता है। इसका कारण क्या है, जब हम लोग एल्यूमिनियम से गैलियम के पास आते हैं तो एल्यूमिनियम और गैलियम के मध्य में 10 टुकड़े आ जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, स्कैंडियम से जिंक तक। अब बताएं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन या डी संकुचन या फिर संक्रमण संकुचन ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, मान लीजिए एक रोड है, अब इस रोड पे हमारा रेगुलर आना जाना है। तो जिस जगह पे रेगुलर आना जाना रहता है, जिस रोड पे, वहां पे क्या है ना, हमें अंदाजा हो जाता है कि रोड क्लियर है तो यहाँ पे हम आसानी से आ जा सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या था, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आ रहे थे तो बढ़ रहे थे। अब हुआ क्या, मान लीजिए हम बहुत 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद, 15 दिन हो गए हमें गए उस रोड पे। अब अचानक हमारा दिल किया या फिर कोई काम आ गया कि इस रोड पे हमें जाना हुआ। तो इस रोड पे क्या हुआ था ना, गड्ढे वड्ढे हुए थे और हमें उसकी नॉलेज ना थी। तो हम क्या किए, हम तो पहले के जैसे ही थे कि भाई ये रोड तो बहुत क्लियर था, हमें इस रोड पे जाना है। अब यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए और मस्त अपने में कि भाई रोड तो बिल्कुल क्लियर है। अब बताएं, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, जैसे हम यहाँ पहुँचे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुँचेंगे, चाहे साइकिल्स होंगे, चाहे बाइक्स होंगे, चाहे 4 व्हीलर्स होंगे, जिससे भी होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। ब्रेकर लगा हुआ है, गड्ढा हुआ है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं था, हमें पहले वाला नॉलेज था कि भाई रोड बहुत क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकुचन। देखते हो नहीं कि यहाँ लड़खड़ाने लगता है गाड़ी ने, ऐसी जगहों पे यहाँ पे क्या होने लगता है, संकुचन। संकुचन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो वही कॉन्ट्रैक्शन यहाँ भी होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के मध्य में बिंदास आ रहे थे, जैसे ही गैलियम के पास पहुंचे पता चला अरे भाई इनके बीच तो, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच तो 10 डी ब्लॉक के तत्व आ गए। यहाँ पे क्या हो गया, लड़खड़ा गए। और जब लड़खड़ा गए तो गैलियम का जो जेड इफेक्ट होता है वो अनुमान से ज्यादा, उसका मान जो होता है वो अनुमान से ज्यादा आ जाता है। अब बताएं, गैलियम का जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होएगा, घटेगा। तो बताएं, इससे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका हो जाता है, एल्यूमिनियम का, और या तो फिर एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस गैलियम से बराबर होगा। इसका मतलब या तो फिर बराबर होगा या तो फिर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, या तो फिर आप कहते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन या फिर कहते हैं संक्रमण संक्रमण संकुचन ना। अब बताएं, आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अरे जब यहाँ पे 10 डी ब्लॉक के तत्व आए थे तो यहाँ भी 10 डी ब्लॉक के तत्व आएंगे, तो यहाँ भी तो ऐसा होना चाहिए था। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हम लड़खड़ाएं तो हमारा बुद्धि कहाँ गएगा कि अरे यार हम पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब आए थे इस रोड पे तो गड्ढा वड्ढा नहीं था, ये तो गड्ढा आ गया। जैसे यहाँ पे हम लोग फंसेंगे, इस गड्ढे में हम लोग फंसेंगे तो होगा क्या, हम अलर्ट हो जाएंगे यहीं से कि भाई अगर ये वाला यहाँ पे अगर गड्ढा हुआ है इसका मतलब आगे भी हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर रिलैक्स होकर चलते जाएंगे, फिर वो क्रम है। अब यहाँ पे देखें, इंडियम और थैलियम का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो इक्वल होता है। इक्वल किस लिए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। बताएं, ये कौन से आवर्त का, ये दूसरे आवर्त का, ये तीसरे आवर्त का, ये चौथे आवर्त का, ये 5वें आवर्त का, ये 6वें आवर्त का। 6वें आवर्त में क्या आ जाता है, लैंथेनाइड। तो यहाँ पे ये जो इंडियम और थैलियम का एटॉमिक रेडियस इक्वल हो जाता है, किसके कारण, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ना। तो बताएं, ये हम लोग पीरियड में देखें एटॉमिक रेडियस, क्या बोलते हैं सेकेंड पीरियड में, 3D सीरीज में, उसके बाद ग्रुप में देखें ना।
अब हम लोग जो एटॉमिक रेडियस देखेंगे वो यस ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस कैसे होते हैं, और सेकंड और थर्ड पीरियड के एटॉमिक रेडियस कैसे देखे जाते हैं, और फर्स्ट है कि सेवेंथ है के सापेक्ष एटॉमिक रेडियस कैसे देखे जाते हैं, और डी ब्लॉक में ये किस में हम लोग देखें, पीरियड में। तो डी ब्लॉक में हम लोग किस में देखेंगे, ग्रुप में कैसे एटॉमिक रेडियस देखा जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, यस ब्लॉक की ना। तो देखें यस ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस देखें। यस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। तो फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। आपके दिमाग में चल रहा होगा इसके नीचे तो फ्रांसियम भी है और इसके नीचे तो प्लेडियम भी है, तो उसको काहे ना लिखे ना। तो याद रखिएगा जितने भी 6 आवर्त के, छठे आवर्त के तत्व होंगे उनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 7वें आवर्त के तत्व से के परमाणु त्रिज्या से या तो बराबर होंगे या तो ज्यादा होंगे। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, सीजियम का भी हम आपको बताएं ना। तो ये यस ब्लॉक के लिए हम आपको ऑर्डर बताए हैं एटॉमिक रेडियस का। उसका पी ब्लॉक के लिए फर्स्ट है और सेवेंथ है के लिए ऑर्डर ये ना, और ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए ऑर्डर किसका, एटॉमिक रेडियस का। अब जैसे मान लें एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन बना के देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेरिलियम दिया हुआ है, उसके बाद पोटेशियम दे दिया, उसके बाद रुबिडियम दे दिया, कुछ भी स्ट्रांसियम दे दिया, और यहाँ पे आपको मैग्नीशियम दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि बताएं एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, 2 ऑर्डर पूछेगा या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो हम लोग निकालते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटता क्रम। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ना ये सीरीज याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन ना आप गलत कर जाएंगे ना। बताएं उसमें कौन कौन दिए हैं, बेरिलियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रांसियम और मैग्नीशियम। तो यहां से ट्राई करें, यहां से क्या उसमें क्वेश्चन में सीजियम है, नहीं। क्वेश्चन में रुबिडियम है, हाँ ना, देखिए रुबिडियम। तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होएगा, रुबिडियम का। ये ऑर्डर लिखे हुए ना, ऑर्डर लिखे हुए। अब बताएं क्या उसमें पोटेशियम है, पोटेशियम भी। तो इससे रुबिडियम से कम परमाणु त्रिज्या किसका होएगा, पोटेशियम का। पोटेशियम की बात देखें, क्या उसमें बैरियम है, नहीं। क्या उसमें स्ट्रांसियम है, हाँ। तो बताएं पोटेशियम से कम किसका हो जाएगा, स्ट्रांसियम का। अब स्ट्रांसियम से कम किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम उसमें है ही नहीं। सोडियम का, सोडियम उसमें है ही नहीं। मैग्नीशियम का, इससे कम किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम। और बताएं उसमें लिथियम है, नहीं। सबसे कम किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। तो बेरिलियम है ना। तो ये एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम। और भी क्वेश्चन है ऐसे, जैसे आपको दिया ब्रोमीन, सीजियम, पोटेशियम, आयोडीन में एटॉमिक रेडियस का बढ़ता क्रम बोल दिया। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम बोल दिया ना, तो आप लोग अगर यहां से करने जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बढ़ता क्रम मतलब अपोजिट आना है ना। बढ़ता क्रम देखिए, बढ़ता क्रम मतलब क्या। अब बताएं इसमें ब्रोमीन दिया हुआ है, सीजियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, आयोडीन दिया, हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में ना। तो सबसे कम हमें चेक करना है कि सबसे कम किसका होएगा। तो उल्टा हो जाए, उल्टा। बताएं सबसे कम किसका होएगा, क्या उसमें फ्लोरीन है, नहीं। क्लोरीन है, नहीं। क्या है, ब्रोमीन। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का। अब इससे ज्यादा किसका होएगा, इसको बोलते बढ़ता क्रम। इससे ज्यादा किसका होएगा, बताएं। क्वेश्चन में आयोडीन दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, आयोडीन का। अब इससे ज्यादा क्या बताया, स्टैटिन दिया है, नहीं। फिर लिथियम दिया है, नहीं। फिर सोडियम, नहीं। पोटेशियम दिया हुआ है, इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सीजियम का। तो ये एटॉमिक रेडियस का कौन सा क्रम हुआ, बढ़ता ना। अब आपको और क्वेश्चन जैसे मान ले एग्जांपल, बेरिलियम दिया है, फास्फोरस दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, सल्फर दिया है, क्लोरीन दिया है, एक्सेट्रा। अब आपसे बोल दिया एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम। तो एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम देखना है। बताएं इसमें कौन कौन से सेकंड पीरियड के सिर्फ इसमें कौन है, बेरिलियम। बाकी सब कौन से पीरियड के है, थर्ड पीरियड के। तो देखिए यहाँ पे सोडियम उसमें है, नहीं। मैग्नीशियम भी नहीं है। बताएं सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होएगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद किसका होएगा, सिलिकॉन है ही नहीं, फास्फोरस का। उसके बाद किसका होएगा, सल्फर का। उसके बाद किसका होएगा, क्लोरीन का। क्लोरीन है ना, क्लोरीन का। सबसे कम किसका होएगा, बेरिलियम का। तो ये एटॉमिक रेडियस ना।
तो अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं एटॉमिक रेडियस से ना। तो देखिए डी ब्लॉक के ग्रुप के हम लोग एटॉमिक रेडियस कैसे चेक करेंगे ना। तो डी ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं? 10। तो 10 ग्रुप में हम लोग 2 ग्रुप को चेक करते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे ना। देखिए थर्ड बी का पहले चेक करें। तो ये कौन सा सीरीज का है? 3D का। ये कौन सा सीरीज का है? 4D का। ये कौन सा सीरीज का है? 5D का, 5D सीरीज। और ये कौन से? 6D सीरीज। इनको क्यों 3D, 4D, 5D, 6D कहा जाता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में, इसका 4D में, इसका 5D में, इसका 6D में। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और हम लोग जानते ये भी है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो शिल्डिंग इफेक्ट का मान भी तेजी से बढ़ता है। शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो भी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक रेडियस के। तो बताएं स्कैंडियम से ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका? एटीएम का। और एटीएम ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका? लैंथेनम का। और यहाँ पे लैंथेनम और एक्टिनम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? इक्वल, बिकॉज ऑफ एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट संकुचन। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन फंसेंगे आप ना, तो इन्हीं सब जगहों पे फंसेंगे एटॉमिक रेडियस में ना, कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्यों इक्वल हो जा रहा है। यही तो केमिस्ट्री है ना। तो बताएं 3D ज्यादा किसका? 4D का। और 4D ज्यादा किसका? 5D का। और 5D और 6D का इक्वल। हम अभी आपको बताया भी है कि 6वें आवर्त और 7वें आवर्त जो एटॉमिक रेडियस होता है या तो फिर इक्वल होएगा, या 6D का 7D से 6वें आवर्त का 7वें आवर्त से ज्यादा होएगा। तो अब आए इसको, ये जो अब निकाले है ना एटॉमिक रेडियस, ये केवल किसके लिए होएगा? थर्ड बी के लिए। आए फोर्थ बी में चेक करें। टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, हाफनियम है। ये कौन सी सीरीज का है? 3D का। ये कौन सी सीरीज का है? 4D का। ये कौन सी सीरीज का है? 5D का। बताएं नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है ना, तो टाइटेनियम ज्यादा किसका? जर्कोनियम का। अब आपके दिमाग में चलेगा कि यार टाइटेनियम ज्यादा अगर जर्कोनियम का है तो इसका मतलब जर्कोनियम ज्यादा किसका होएगा? हाफनियम का, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जर्कोनियम और हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बताएं इसका कितना होता है? 57। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 58 से 71 तक। और इसका कितना होता है? 72, हाफनियम का एटॉमिक नंबर। अब बताएं ये 57 से 72 के बीच में अचानक कौन आ गए? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आ गए ना। तो हम लोग जानते हैं जब लैंथेनाइड श्रेणी के आ जाएंगे तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन। क्या कारण है? क्या कारण है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के एटॉमिक रेडियस इक्वल होते हैं? तो वहां पे संक्रमण संकुचन मतलब डी कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या कारण है कि जर्कोनियम और हाफनियम के एटॉमिक रेडियस इक्वल होते हैं? तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये किसके लिए है? इनको छोड़ के बाकी सब के लिए है कि 3D से ज्यादा किसका होगा? 4D का एटॉमिक रेडियस। और 4D और 5D के जो एटॉमिक रेडियस होंगे वो इक्वल होंगे ना। अब देखें सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा एटॉमिक रेडियस देख लें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, क्लोरीन है, फास्फोरस है, स्कैंडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। तो सब में देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगा। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। क्लोरीन का 17 होता है, 17 एक 18, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। फास्फोरस का 15 होता है, 15 3 18। स्कैंडियम का 21 होता है, 3 ठो घट गया, त्याग रहा है ना इलेक्ट्रॉन 18। पोटेशियम 19, एक ठो घट गया। सल्फर 16 16 तो 18। कैल्शियम 20 20 में 18। तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें अगर हमें एटॉमिक रेडियस पूछ लिया, एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम हम लोग जानते हैं। एटॉमिक रेडियस अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि आयनिक रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऋण आवेश के और यूनिवर्सल होता है किसके? प्लस आवेश के। ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो बताएं इन सब में जिस पे ऋण आवेश सबसे ज्यादा उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा। बताएं सबसे ज्यादा ऋण आवेश किस पर है? फास्फोरस पे। तो फास्फोरस का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा। इससे कम किसका? इससे कम ऋण आवेश किस पर है? सल्फर पे। तो सल्फर। इससे कम किस पर है? क्लोरीन पर। अब बताएं इन तीनों का एटॉमिक रेडियस हो गया। जिस पर सबसे ज्यादा ऋण आवेश उसका आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा। इससे कम जिसका होएगा उसके बाद, इससे कम जिसका होएगा उसके बाद। अब आ जाए धन आवेश। तो धन आवेश में क्या होता है? व्युत्क्रमण अनुपात। इसका मतलब क्या? जिस पर धन आवेश सबसे ज्यादा होंगे, जिस पर धन आवेश सबसे ज्यादा होंगे उनका जो एटॉमिक रेडियस होएगा वो सबसे कम होएगा। और जिन पर धन आवेश सबसे कम होंगे, सबसे कम, उनका एटॉमिक रेडियस क्या होएगा? सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और सबसे कम किसका हो जाएगा? स्कैंडियम का, क्योंकि स्कैंडियम पे कितना है? +3। जिस पर प्लस आवेश सबसे ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे। तो ये क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस का घटता क्रम ना। तो क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग
आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे।